अच्छा, तो एग्जामिनर जो है वो ये कहता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। मीन्स आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर आप ये मुख्तलिफ डिस्कोर्स के फॉर्म्स यूज करेंगे। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स? एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स कहते किसे हैं, ये आइडिया आया कहाँ से, और ये फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज होते क्या हैं। एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। और फिर इनकी बेसिस पर टाइप्स ऑफ एसेज कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, बेसिकली ये आइडिया जो है, ये जो ग्रीक फिलोसोफर था अरिस्टोटल, उसने एक बुक लिखी। वो चाहता था कि इस तरह की बुक लिखूं जिसमें जो राइटिंग का जो आर्ट है वो बता सकूं कि इफेक्टिव राइटिंग किस तरह की होती है। और उस किताब का उसने नाम रखा रिटोरिक्स। अरिस्टोटल ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे क्रिटिसिज्म पे पोएटिक्स लिखी, आर्ट ऑफ स्टेट पे उसने पॉलिटिक्स लिखी, इस तरह से लॉजिक पे उसने लिखी, बायोलॉजी पे लिखी। तो अरिस्टोटल ये करता था कि जो भी फील्ड ऑफ नॉलेज होती थी उस पे पूरी किताब लिखता था, या खुद नहीं लिखता था तो लेक्चर जो देता था तो उसके ऊपर उसके स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स नोट कर लेते थे और उसको बुक की फॉर्म में ले आते थे। तो अरिस्टोटल का कहना यह था कि जो भी राइटिंग होती है वो ह्यूमन माइंड की चार फैकल्टीज को अपील करती है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग को, एक रीजन को, एक इमेजिनेशन को और एक इमोशंस को अपील करती है। तो ये बेसिकली ये चार मुख्तलिफ किस्म की अपील्स हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वो कहता है कि किसी भी राइटिंग को ये जो है डिफरेंट जो ह्यूमन फैकल्टीज हैं, एक अच्छी राइटिंग इन चार ह्यूमन फैकल्टीज को अपील करती है। अब अरिस्टोटल ने ये लिखा, उसके बाद उसमें काफी डेवलपमेंट हुई। तो अरिस्टोटल के इन फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस को आगे जाके एक राइटर ने मॉडिफाई किया। उस राइटर का नाम है क्लिंथ ब्रुक्स। तो उसने अरिस्टोटल की जो बुक थी रिटोरिक्स, उसके जवाब में बुक लिखी मॉडर्न रिटोरिक्स। उसने ये कहा कि अरिस्टोटल ये समझता है कि ये चारों फैकल्टी अलग अलग होती हैं। आर्गुमेंटेशन अलग होता है, एक्सपोजिशन अलग, डिस्क्रिप्शन अलग, नरेशन अलग। उसने कहा नहीं, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सेपरेट नहीं होते, इन दोनों इन तीनों के बीच में दीवारें नहीं होती। बाज औक़ात ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। चलें, अभी हम पहला मेथड है एक्सपोजिशन, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ डिस्कोर्स, उसके अंदर एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन है क्या? ठीक है, एक्सपोजिशन बेसिकली लैटिन वर्ड एक्सपोनेर से निकला है। एक्सपोनेर मीन्स टू सेट फोर्थ, किसी को कोई चीज समझाना, किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करना, कोई चीज क्लेरिफाई करना, कोई इंफॉर्मेशन देना। जैसे अभी मैं आपको ऐसे राइटिंग के बारे में समझा रहा हूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक्सपोजिशन की टेक्निक यूज कर रहा हूँ। एक्सपोजिशन को समझाते वक्त भी मैं एक्सपोजिशन की टेक्निक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपोजिशन का पर्पस क्या है कि कोई एक आइडिया हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई टेक्निकल टर्म हो, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है एक्सपोजिशन। ठीक है, हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और आइडियाज। जैसे हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पे किताब पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि प्लेटो की थ्योरी क्या है।
प्लेटो की थ्योरी हमने पढ़ी तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि प्लेटो स्टेट के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्सपोजिशन के यूज करने से राइटिंग में क्लियरिटी आती है। अगर एक्सपोजिशन यूज ना करें तो राइटिंग में एम्बिग्यूटी होगी, राइटिंग वेग होगी, पढ़ने वाले को बात समझ में नहीं आएगी, वो कहेगा भाई कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो जहां पे हमारी एक्सपोजिशन वीक होगी तो उससे राइटिंग वीक होगी, एम्बिगुअस होगी। ठीक है, और उसका मेन फोकस किस चीज के ऊपर होता है, क्लैरिटी एंड प्रिसीशन। तो एक्सपोजिशन जो है वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। हु, कौन है ये। ठीक है, व्हाट इज इट, ये क्या चीज है। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। देखते हैं किस तरह से। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है एक्सपोजिशन का, कि ऑडियंस को इन्फॉर्म करना। तो इसके अंदर हम अज्यूम ये करते हैं कि अब तो रीडर है, ऑडियंस है, एग्जामिनर है, उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको बताएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब हम अज्यूम ये करेंगे कि जो रीडर है उसे ये पता नहीं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसे आ गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमें उसको समझाना, उसको बताना कि एग्जिस्टेंशियलिज्म किसे कहते हैं। जब हम एक्सपोजिशन प्रॉपरली यूज करते हैं तो पढ़ने वाला एंड में ये कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये था, या ये कह अच्छा अब बात समझ में आई मुझे। जब हम कोई राइटिंग पढ़ रहे होते हैं उसमें एक्सपोजिशन क्लियरली यूज होती है तो हम कहते हैं हाँ यार, अब मुझे पता चला कि ये मसला था, ये बात थी। ठीक है, तो एक्सपोजिशन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो, कॉम्प्लेक्स कोई कॉन्सेप्ट्स हो, जैसे हम पढ़ते हैं आईआर की बुक्स में, पॉलिटिकल साइंस की बुक में, तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को वो राइटर क्लियरिटी के साथ एक्सप्रेस करता है। फिलोसोफर बाज औकात क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं कि ये लोग खुद ही समझें, उसके लिए फिर हम फिलोसॉफी की डिक्शनरीज यूज करते हैं। देखिए, बाज औकात एक्सपोजिशन क्या करता है कि डिस्क्राइब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कैसे एक बिल जो है वो लॉ में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर हम इनफॉर्मल वे में देखें तो कोई रेसिपी अगर कोई बता रहा है, बिरयानी कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक्सपोजिशन है। बाज औकात ये किसी ऐसे का बैकग्राउंड बताता है। ठीक है, इसके ऊपर हम आएंगे। बाज औकात फैक्ट्स और इवेंट्स को क्लेरिफाई करता है। बाज औकात किसी टर्म्स की डेफिनेशन बताता है एक्सपोजिशन, कि ये है क्या चीज। इसके टाइप्स पे हम आएंगे। फिर इसका पर्पस ये होता है कि लोगों को एजुकेट करना, उसके बारे में बताना, अवेयरनेस देना। ठीक है, हम ये समझते हैं कि उनको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, और इसका पर्पस होता है कि रीडर की अंडरस्टैंड को गाइड करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करना। अच्छा, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, मिसाल देकर समझाते हैं। ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन भी इंक्लूड हो सकती हैं, कंपैरिजंस भी आ सकते हैं। और नॉर्मली एक्सपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो देयर फॉर, हाउ एवर, इस तरह की ट्रांजिशंस यूज करते हैं। और उसके अंदर छुपे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ओपिनियन से अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स कितने हैं एक्सपोजिशन के, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। डेफिनेशन एक्सपोजिशन, प्रोसेस या प्रोसीजर एक्सपोजिशन, कंपेयर कंट्रास्ट एक्सपोजिशन, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन एक्सपोजिशन।
क्लासिफिकेशन, एक्सपोजिशन। चले अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो ये फर्दर और क्लेरिफाई होगा। अगर मैं एक्सपोजिशन में आपको समझाने में नाकाम गया, इसका मतलब यह है कि मेरी एक्सपोजिशन वीक है। अगर आपको एक्सपोजिशन समझ में आ गई तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक्सपोजिशन का प्रॉपर इस्तेमाल किया है। डेफिनेशन एक्सपोजिशन क्या है? डेफिनेशन एक्सपोजिशन किसी एक टर्म को, किसी एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, क्यों करता है? ताकि पढ़ने वाले के जहन में क्लियरिटी हो कि ये बात है। अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे वो सोचेगा भाई ये है क्या चीज, ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इट। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा कि इससे क्लियरिटी आएगी राइटिंग में। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के एसेज लिखते हैं, क्लियरिटी नहीं होती। तो जब भी एग्जामिनर कह रहा है कि आप एक्सपोजिशन यूज करें, ठीक है, अब ये पुराने टर्म्स हो गए, उसको सिंपल वे में अगर वो कह देता कि राइटिंग के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए तो भी बात सेम है। ठीक है, बाज औक़ात हम क्या करते हैं कि किसी चीज को डिफाइन करने के लिए डिक्शनरी की डेफिनेशन दे देते हैं, बाज औक़ात इंसाइक्लोपीडिया से डेफिनेशन दे देते हैं। तो ऐसे के अंदर हम डिक्शनरी की डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसको और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये फर्स्ट स्टेप होता है इस तरह के ऐसे में जहाँ पे डेफिनेशन की जरूरत हो। सब एसेस के अंदर नहीं। बाज औक़ात सिनोनिम और एंटोनिम्स भी डेफिनेशन का काम करते हैं। कभी कभार ओरिजिन ऑफ द टर्म, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोजिशन है क्या, कि ये एक्सपोनेर से निकला है। जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये अरिस्टोटल ने दिया। ठीक है, ये अनफेमिलियर या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक्सप्लेन करने में डेफिनेशंस ज्यादा हेल्प करती हैं। अब देखें यहाँ पे एक हम पैराग्राफ लेते हैं, इसके अंदर एक्सपोजिशन किस तरह से यूज हुई है। ठीक है, अब ये पहला पैराग्राफ विदाउट एक्सपोजिशन है या लैक ऑफ एक्सपोजिशन है इसके अंदर। तो इसमें लिखा गया कि यूथनेसिया वायलेट्स द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, डॉक्टर्स में फेस एथिकल क्वेश्चंस, families sometimes have to decide, society may change its view of life, there is a risk of abuse, vulnerable people may be affected, some say it allows a person to die with dignity, opinions are divided, decisions are often difficult। ठीक है भाई, ये पैराग्राफ तो आपने लिखा, लेकिन ये यूथनेजिया है क्या भला? यूथनेजिया क्या चीज है ये तो समझाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इट, व्हाट इज यूथनेजिया। अब राइटर ने ये लिखा तो है पैराग्राफ, लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी अफेक्ट हो गई है। क्लैरिटी नहीं है, उसने बेसिक ये बताया नहीं कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है यूथनेजिया, वो है क्या चीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्सपोजिशन यूज करेंगे। यूथनेजिया, द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग वंस लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली इथिक्स के अंदर पढ़ाते हैं, मॉरलिटी के अंदर। तो हमने रिचुअल्स की बुक पढ़ी थी एक फिलोसॉफी के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स। उसके अंदर ये उसने बताया था कि यूथनेजिया क्या है। बेसिकली अगर कोई बंदा वॉलंटियरली डॉक्टर्स को कहता है कि भाई मेरी जान ले लें, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो गया है, अब उसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, 2 महीने जिंदा रहेंगे, तो कैंसर बहुत पेनफुल होता है। अभी तो काफी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं और बहुत ज्यादा उसके अंदर खर्चा भी आता है, तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ने यूथेनेजिया को लीगलाइज कर दिया है कि अगर कोई बंदा इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में कहता है कि आप मुझे डेथ इंजेक्शन लगा दें ताकि मैं, मुझे इस पेन से छुटकारा मिल जाए, मरना तो मुझे है, 1 हफ्ते में डेथ हो जाए, 2 हफ्ते में, महीने में,
तो बेहतर यह है कि आप अभी मुझे इंजेक्शन लगा दें ताकि मैं सुकून के साथ मर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन करके हमने एक्सपोजिशन की टेक्निक यूज कर दी। यूथनेसिया, द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफर। ठीक है, अब यहाँ पे वायलेट्स द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। इससे लाइफ की सैंक्टिटी अफेक्ट होती है। जिंदगी खुदा की अमानत है, आप ये जिंदगी नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये कह रहे हैं डॉक्टर्स में फेस इथिकल क्वेश्चन कि भाई आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं। उसने कह दिया, आपने डेथ इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्लियरिटी आ गई। ऊपर वाले पैराग्राफ में यूथनेसिया बताया ही नहीं, क्लियरिटी नहीं आई। चले एक और देखते हैं पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ विदाउट एक्सपोजिशन। फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट कैन लीड टू स्ट्रेस, dissatisfaction and reduced self-esteem. It can also affect mental health by increasing feeling of loneliness and inadequacy. Overcoming FOMO requires mindfulness, setting priorities, and limiting exposure to social media. ठीक है, फोमो अब जो बंदा नया है उसको पता ही नहीं फोमो है क्या। वो यही क्वेश्चन पूछेगा ना, व्हाट इज इट, ये फोमो क्या चीज है। तो अब हमने क्या करना होगा, इसके अंदर क्लियरिटी लाने के लिए इसको डिफाइन करना होगा। जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तो ये पैराग्राफ वीक होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इज द एंजाइटी दैट वन इज मिसिंग enjoyable एक्सपीरियंस दैट अदर्स हैव। ठीक है, इट ऑफन अकर्स थ्रू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे हमने देखा, यार ये फलां के पास ये गाड़ी आ गई, ओहो यार मेरे पास तो ये बड़ी खटारा गाड़ी है। यार ये टूर पे चला गया, ये स्पेन चला गया, ये स्विट्जरलैंड चला गया, मैं तो यहीं पे धक्के खा रहा हूँ। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। तो कह रहा है कि इसकी वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी पैदा होती है। अब ऊपर डिफाइन ही नहीं किया फोमो है क्या। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एंजाइटी दैट वन इज मिसिंग एंजॉयबल एक्सपीरियंस। ये लोग जो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं ये बड़े खुश हैं, हालांकि होता वो भी दिखावा है, लेकिन हमें ये लगता है कि यार हमारे पास ये चीज नहीं है। ठीक है, अब हम आगे जब बात करेंगे तो अब इसके अंदर क्लियरिटी आएगी। फोमो कैन लीड टू स्ट्रेस। ओहो यार ये कल ये क्या था, आज ये क्या बन गया, मैं वहीं पे ही खड़ा हुआ। डिससेटिस्फिकेशन, नहीं नहीं यार मुझे और काम करना चाहिए। एंड रिड्यूस सेल्फ स्टीम, मेरे अंदर ही कोई कमी है, ये ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो ये कहाँ से आता है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये इस तरह से हम एक्सपोजिशन यूज करते हैं। अगर एक्सपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो राइटिंग में क्लियरिटी नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन एक्सपोजिशन कहलाती है। उसके बाद प्रोसेस एक्सपोजिशन, ये भी लिमिटेड वे में हम यूज करते हैं। प्रोसेस एक्सपोजिशन क्या है कि किसी एक चीज का प्रोसेस बताए। ठीक है भाई, गाड़ी को कैसे रिपेयर करना चाहिए उसका ये प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसे राइटिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए, रीडिंग कैसे करनी चाहिए, तो मैंने प्रोसेस एक्सपोजिशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये किस क्वेश्चन का जवाब होता है, हाउ टू डू समथिंग या हाउ डज इट हैपन, कैसे हुआ। इसमें नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस होती हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि फर्स्ट ये करना होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो इसमें कनेक्टर्स, आफ्टर वर्ड, आफ्टर दैट, ये यूज होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात उसमें एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन ऐड होती हैं। जैसे ये एक एक्सपोजिशन पैराग्राफ है। A bill is a proposed law presented
इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, ये किस चीज के ऊपर है? हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। एक बिल कानून कैसे बनता है, अब हम उसका प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले क्या होता है, फर्स्ट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूसेस द बिल। ठीक है, अब इसके कनेक्टर फर्स्ट, देन, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, then it is sent to a committee where members examine, discuss and may amend it. After committee approval, the bill returns to the full house for debate. Members discuss it, merit and may suggest further changes. ठीक है, अब इन्फॉर ये जो एक्सपोजिशन होता है इसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं इंफॉर्मेशन दें उसको। इसमें ज्यादा फोकस आर्ग्यूमेंट के ऊपर या किसी चीज को कन्विंस करने के ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से बिल जो है वो एक लॉ बनता है। ठीक है, वंस साइन द बिल बिकम्स अ लॉ। इफ द हेड ऑफ द स्टेट रिजेक्ट्स इट, द लेजिस्लेचर में कंसिडर और ओवरराइड द डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। इसका इस्तेमाल हम लोग लिमिटेड वे में करते हैं, इतना ज्यादा नहीं होता नॉर्मली जो लिखते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है एक्सपोजिशन का। अच्छा, फिर उसके बाद क्लैरिटी लाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट की टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट सिंपल आपको एग्जांपल दूं, जैसे जनरल साइंस के पेपर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है, तो हम कंपेयर कंट्रास्ट करते हैं, मींस एक्सपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई स्टार्स आर हॉट, प्लैनेट्स आर कोल्ड, स्टार्स रिवॉल्व इन गैलेक्सी एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स। ठीक है, फिर एग्जांपल्स देते हैं कि भाई सन जो है स्टार है, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये स्टार्स हैं। ठीक है, वीनस, मार्स, अर्थ ये प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो इसके जरिए हमने क्या किया, कंपैरिजन कंट्रास्ट करके क्लेरिफाई कर दिया, अच्छा ये फर्क था, अब बात समझ में आई। ठीक है, तो रीडर आखिर में ये कहेगा, तो इससे क्या होता है कि ये रीडर को रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, या ये बताता है कि क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, या ऐसे आ गया डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर कंट्रास्ट की टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये कनेक्टर्स यूज होते हैं, सिमिलरली, अनलाइक, हाउएवर। ठीक है, आइडियाज को, इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, और ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में एनालिसिस करने के लिए। जैसे एक सेंटेंस ले लें, कंपेयर कंट्रास्ट सेंटेंस, कैट्स आर इंडिपेंडेंट वेयर एज डॉग्स सीक अटेंशन। ठीक है, चले एक हम पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट हम एक्सपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब एक ऐसे आ गया कि ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा कन्वीनियंट है, तो हम ऑनलाइन एजुकेशन को कंपेयर कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन से। ठीक है, हम बता रहे हैं कि फर्क क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ लर्निंग with distinct features. Online education offers flexibility, allowing students to learn at their own pace and from any location, whereas traditional classroom education requires physical presence and follows a fixed schedule. ठीक है, ऑनलाइन में आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं क्लास, जैसे अभी मैंने क्लास 4:30 5 बजे रखी, 7 बजे 8 बजे भी कर सकते थे, लेकिन फिजिकल क्लास वहां पे सबको मौजूद होना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के जरिए आर्गुमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग, इन ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट्स रिलाई ऑन डिजिटल टूल्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन, while in classroom direct interaction with teachers provide immediate guidance.
ठीक है, अब इसके कुछ इश्यूज भी होते हैं ऑनलाइन के, उसके प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑफन मोर अफोर्डेबल, whereas classroom education may involve higher cost such as transportation and facilities। ऑनलाइन में यह है कि भाई बस इंटरनेट हो, लैपटॉप या मोबाइल हो, लेकिन फिजिकल क्लास में वहां पे चल के जाएं, भाड़ा किराया, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के जरिए क्लेरिफाई कर रहे हैं चीजों को। अगर हम ये ना करते तो क्या होता, बात क्लियर नहीं होती, क्लियरिटी नहीं आती। ठीक है, तो ये एक मेथड है